नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन कर रहे थे बस्ती वाला चैप्टर। तो आज अब स्टार्ट करेंगे बस्ती यंत्र। इससे पहले का अपन ने कर लिया था। तो बस्ती यंत्र कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो बस्ती लगाते समय यूज आता है, वही बात है। जिस यंत्र से बस्ती दी जाती है उसे बस्ती यंत्र कहते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात है नहीं बिल्कुल भी, कि भाई जिस चीज़ से बस्ती दी जाती है उसे बस्ती यंत्र कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो बस्ती नेत्र होता है, एक बस्ती पुटक होता है। अब समझो जो बस्ती नेत्र होता है, ध्यान देना, एक मिनट रुको, ये कलर सही है। जो बस्ती नेत्र होता है वो ऐसा होता है, दिख रहा होगा छोटा सा। नेत्र तर्द यानी नलिका, नलिका जैसी तो है। देखो ये मूल भाग पे तो क्या होता है, मोटा होता है, और जो आगे जो है वो छोटा होता है, मतलब थोड़ा सकरा होता है। जिस भाग को गुदा में प्रविष्ट कर बस्ती दी जाती है उसे बस्ती नेत्र कहते हैं। तो एक ये जो आपको बता देता हूँ मैं, ये तो बस्ती नेत्र हो गया, तो इसको गुदा में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। और ये बस्ती पुटक होता है, ये ऐसे इस पे बांधा जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या मेडिसिन भरी जाती है, इसको दबाया जाता है, और इसमें फिर इस नलिका के माध्यम से, जो मतलब बस्ती नेत्र के माध्यम से जो मेडिसिन है वो गुदा प्रवेश के माध्यम से पक्वाशय में जाती है। ओके, कि जिस भाग को गुदा में प्रवेश कर बस्ती जाती है उसे बस्ती नेत्र कहते हैं। बस्ती नेत्र मतलब ये सोना का बना हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, कांसा, पीतल, रांगा, हस्ती यानी बोन का बनाया जाता है। मतलब किसी भी जो भी चीज़ आपको बना सकते हो, लकड़ी का भी बना सकते हो। वर्तमान में ये स्टील का, पीतल का या प्लास्टिक का यूज किया जाता है। वर्तमान में ये स्टील, पीतल, प्लास्टिक, नलिका का बनाया जाता है। ओके, तो वर्तमान में मोस्टली प्लास्टिक यूज करते हैं, स्टील का भी कोई यूज नहीं करता, पीतल भी कोई यूज नहीं करता। कोई रेयरली ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे यूज होता है, लेकिन मोस्टली प्लास्टिक का यूज करते हैं। ओके, वन टाइम यूजेबल करते हैं ताकि वो डिस्पोजल में फेंक देते हैं ताकि दूसरा यूज हो जाए। सस्ता का सस्ता पड़ता है, अच्छा पड़ता है, और हाइजीनिक मेंटेन रहती है। यह नलिका गोपुच्छाकार तथा मोटाई में उतार चढ़ाव वाली मूल भाग, मतलब मूल भाग ये हिस्सा जहां पुटक बांधा जाता है, मतलब ये बस्ती पुटक बांधा जाएगा यहाँ पे। अंगुष्ठ समान मोटा, मतलब जो अपना अंगूठा होता है हाथ का उसके समान मोटा होता है। क्लियर। और यहाँ पे आपको पता लगी गया पीछे की साइड, ये मतलब जहाँ पे मूल भाग है वहाँ पे जहाँ बस्ती पुटक बांधा जाता है वो मोटा होता है। और अग्रभाग मतलब ये जो अग्रभाग है, ओके, गुदमे प्रवेश कनिष्ठ के समान मोटा, जो अपनी छोटी अंगुली होती है उसके समान मोटा होता है। देखो छोटी सी अंगुली है वैसा ही है। रोगी की व्यय अनुसार मतलब एज अनुसार नलिका की लंबाई तथा छिद्र का प्रमाण अलग अलग होता है। जैसे रोगी होता है, कोई पेशेंट होता है, उसकी एज और जो मतलब एज के अनुसार क्या होता है, उसकी लंबाई, किसकी, वस्ती नेत्र की, और जो छिद्र होता है मतलब किसका छिद्र, ये जो आगे वाला छिद्र है वो अलग अलग होता है। कैसे, देखिए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बात होती है, जो बस्ती नेत्र छिद्र प्रमाण है, जो आगे का ये छिद्र है उसका प्रमाण कैसा होता है, 1 से 6 वर्ष तक मूंग प्रविष्ट होने लायक। ध्यान से देखना कि जो बस्ती नेत्र उसका क्षेत्र है कि भाई 1 से जो 6 साल का बालक है उसमें मूंग प्रविष्ट हो जाए। मूंग क्या होती है, दाल होती है, आपको पता है, छोटी सी एक दाल होती है हरी हरी, ठीक है, वो प्रवेश हो जाए, उतना चौड़ा होना चाहिए। 8 वर्ष की आयु मास यानी उड़द, उड़द की दाल के प्रविष्ट हो जाए उतनी। 8 से 16 कलाई, कलाई यानी मटर, ठीक है, मटर के प्रविष्ट होने तक। और 16 से 25 फूले मटर के बराबर। अब मटर को पानी में डाल दिया वो फूल जाता है ना, इतना, तो 16 से 25 इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, बस्ती नेत्र प्रमाण अकॉर्डिंग टू चरक, अपन ने अभी क्या पढ़ा, आचार्य सुश्रुत का पढ़ा, अपन चरक का पढ़ते हैं। एज क्या है, 6, 12 और आफ्टर 20 ईयर्स। नेत्र की लेंथ कितनी होनी चाहिए और छिद्र का प्रमाण कैसा होना चाहिए। देखो कि भाई इसने लेंथ की, जो बस्ती नेत्र उसकी लेंथ ही बताइए, किसने, आचार्य चरक ने, कि 6 साल का जो होता है बालक उसके जो नेत्र की लंबाई होती है 6 अंगुल होती है। क्लियर। 12 साल का 8 अंगुल होती है, और जो 20 साल है या 20 साल के बाद में है वो सारे 12 अंगुल में कन्वर्ट होते हैं। और छिद्र का प्रमाण क्या बताया, मूंग 6 साल में, 12 में कलाय, कलाय यानी मटर होती है, और आफ्टर 20 ईयर्स में करकंदू, ठीक है। ये सारी चीजें, अब आपको ये चीजें याद रखना क्यों जरूरी है,
ये जब आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बालक है तो कौन सा बस्ती नेत्र यूज होना, कितनी लेंथ का यूज होना चाहिए, उसकी जो प्रविष्ट होने वाली कोई जो छिद्र है वो कितनी माप का होना चाहिए। पेशेंट आया मान लो कि 10 साल का, सपोजिंग डेट पेशेंट 7 साल का आ गया, यहाँ पे 7 साल का एग्जाम्पल है, तो कितने आपने ले लिया, 12 अंगुल लंबा ले लिया, नुकसान हो जाएगा उसके बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे वो भी अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो ये इतना है, 6.25 अंगुल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है ये 6.25? 6 से 12 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष 1/3 अंगुल लेंथ को बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज करना है। ओके, 6 से 12 मतलब 6 में तो हो गया 6 अंगुल, 6 के बाद में कौन सी आएगी 7, तो 7 में 1/3 जोड़ दो, मतलब 6 में 1/3 जोड़ दो, 6 सही 1/3 हो गया। फिर 8 में कितनी हो जाएगी, 8 में हो जाएगी 6 सही 2/3। ओके, 9 में कितनी हो जाएगी 7 अंगुल। समझ में आया? नहीं आया? मैं दोबारा समझाता हूँ। भाई 6 में तो 6 अंगुल है नेत्र की लंबाई, 7 में कितनी है 6/1/3, 8 में कितनी है 6/2/3, और 9 में कितनी है 7 अंगुल। कि 9 साल का कोई पेशेंट आता है तो उसमें 7 अंगुल का बस्ती नेत्र यूज करना है। इस तरीके से बढ़ाना है 6 से 12 साल तक। लेकिन 12 से 20 तक आधा अंगुल बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे 12 साल में 8 अंगुल है, 13 साल में कितना हो जाएगा 8.5, 14 साल में कितना हो जाएगा 9। क्लियर? 14 साल में कितना हो जाएगा 9 अंगुल, क्योंकि 12 के बाद में आधा अंगुल प्रति वर्ष बढ़ाना है। और पहले 6 से 12 में क्या है 1/3 अंगुल बढ़ाना था, अब बाद में क्या है आधा अंगुल बढ़ाना है। ये बात चीजों को ध्यान में रखनी है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या पीजीटी में, जितनी भी एग्जाम होती है कंपिटेटिव एग्जाम होती है उनमें आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, आचार्य चरक ने क्या बताया, और कौन सी ईयर पे कितना प्रमाण होना चाहिए इन बस्ती नेत्र का, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एग्जाम्पल के साथ। ओके, उत्तर बस्ती नेत्र प्रमाण। अब ये उत्तर बस्ती क्या होती है कि पक्वाशय के अलावा, यानी कि मूत्र मार्ग, ठीक है, या फिर वेजाइनल मार्ग, योनि में अगर कोई बस्ती दी जाती है, पक्वाशयम गुद मार्ग के अलावा जो अन्य बस्ती दी जाती हैं, एक तो होती है व्रण बस्ती, उसको छोड़ दो, एक होती है नॉर्मल बस्ती जो पक्वाशयम दी जाती है, उसके अलावा मूत्र मार्ग और या फिर वेजाइना में जो बस्ती दी जाती है उसको उत्तर बस्ती बोले जाते हैं। उत्तर बस्ती नेत्र को क्या बोलते हैं पुष्प नेत्र। ये बात ध्यान रखना कि एक तो होता है बस्ती नेत्र, नॉर्मल बस्ती की बात हो रही है, समझ जाओगे नॉर्मल बस्ती नेत्र की बात हो रही है, लेकिन आ गया पुष्प नेत्र कि पुष्प नेत्र की लंबाई क्या है, कि भाई पुरुष में क्या है स्त्री में क्या है। तो जैसे यहाँ पुष्प नेत्र आएगा तो उसको आपको मान लो कि ये उत्तर बस्ती की बात कर रहा है। ओके, आकार क्या रहेगा जाति पुष्प यानी चमेली, कनेर पुष्प यानी गोपुच्छ सम, ये इसके समान होता है, या तो चमेली के समान, कनेर पुष्प के समान, या गोपुच्छ, गोपुच्छ यानी गाय की पूंछ के समान, ऐसा इसका आकार होता है। क्या होता है सीधा व चिकना होता है। ठीक है, लेंथ, आचार्य लेंथ यानी लंबाई 12 अंगुल बताइए आचार्य चरक ने। ठीक है, स्त्री और पुरुष का कोई डिफरेंस नहीं किया भाई, 12 अंगुल का होना चाहिए। कौन सा पुष्प नेत्र, मतलब उत्तर बस्ती में यूज होने वाला जो नेत्र है वो 12 अंगुल लंबा होना चाहिए आचार्य चरक के अनुसार। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि पुरुष में तो 14 अंगुल होना चाहिए और स्त्री में 10 अंगुल होना चाहिए। तो ये जो आचार्यों ने बताया डिफरेंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है और आपका एक क्वेश्चन गलत करवा के चला जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको आचार्यों के नाम सहित आपको ये याद रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये नेत्र का छिद्र देखो, लेंथ आपने देख ली उत्तर बस्ती वाले, अब छिद्र की देख लो। सरसों के आकार, पुरुष में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं मेल पेशेंट होते हैं उनमें सरसों के दाने के आकार का छेद होना चाहिए, और जो स्त्री होती है उसमें मूंग के समान। ठीक है, क्या बताया मूंग के समान, मूंग का दाना निकल जाए उतना उसका छिद्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। किसी बच्चे को मान लो लाइव क्लास में नहीं है तो बाकी रिकॉर्डिंग क्लास में सुन रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। कोई यूट्यूब पे पूछ रहा है तो कमेंट कर सकते हो, वहां से कोई डाउट नहीं है।
अब आती है एक व्रणवस्ती, व्रण यानी घाव, व्रणवस्ती नेत्र प्रमाण, लेंथ 8 अंगुल होती है और अग्र छिद्र मूंग सदृश होता है, जो आगे का छिद्र होता है वो मूंग के सदृश होता है। ठीक है, व्रणवस्ती क्या होती है, कहने का मतलब है कि घाव हो गया, ये घाव हो गया, ये अंदर को पोला पड़ा है पूरा, यहाँ पे दवाई लगानी है अंदर तक, पूरे को चीर नहीं सकते, तो ये जो छिद्र हो रहा है उसमें से बस्ती डाल दो मेडिसिन, तो यहाँ पे जो ये बस्ती नेत्र प्रमाण होगा उसकी लेंथ क्या रहेगी, 8 अंगुल, और अग्र छिद्र मूंग के सदृश रहेगा। ओके, अब देखो बस्ती नेत्र दोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने हैं, 8। बस्ती नेत्र दोष से मीनिंग क्या समझते हो आप, मीनिंग ये है कि भाई अगर मान लो कि आपने अकॉर्डिंग टू प्रमाण, अकॉर्डिंग टू लेंथ ये सब कुछ नहीं लिया, छोटा ले लिया, बड़ा ले लिया, तो क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा, तो ये दोष में आते हैं। तो ये 8 दोष हैं, कहाँ पे बताए हैं, चरक सिद्धि मेंशन कर लो क्योंकि इस बुक में नहीं है, चरक सिद्धि 5 में चौथा से 5वां श्लोक है। ठीक है, क्लियर। पहली बात तो या तो आपने देखो कैसा हो सकता है, छोटा हो सकता है भाई, जो जितनी लेंथ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू संहिता, अकॉर्डिंग टू जो सिद्धांत है उतनी लेंथ नहीं लिया आपने, छोटा ले लिया तो ह्रस्व। दूसरा, बड़ा ले सकते हो तो दीर्घ ले लिया, तो 2 दोष हो गए। तनु, जितनी मोटाई में लेना चाहिए था उतना नहीं लिया, पतला ले लिया। ठीक है, जितनी मोटाई में लेना था उससे ज्यादा ले लिया, मतलब स्थूल हो गया, मतलब छोटा, बड़ा, पतला, मोटा। ठीक है, शीतल बंधन, शीतल मतलब ढंग से नहीं बांधा, बस्ती नेत्र को जो बस्ती पुटक से ढंग से बांधना था वो वैसा नहीं बांधा। पार्श्व छिद्र, मतलब जैसे कि ये बस्ती नेत्र है, नलिका है, इसमें बीच बीच में छिद्र है यहाँ पे ऐसे, तो पार्श्व छिद्र छठा हो गया। ठीक है, 7वां है, ये कौन सा है 7वां, वक्रता। हाँ वक्रता, ठीक है, मतलब टेढ़ा है। ओके, जैसे कि सीधा होना चाहिए लेकिन ये टेढ़ा हो गया, तो ये वक्रता में आ गया। जीर्ण, मतलब ऐसे धातु का, ऐसी लकड़ी का, ऐसी किसी का जीर्ण है, वो पुराना है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगा टूट जाएगा। ठीक है, क्षण में उसका नष्ट हो जा सकता है ऐसा। ये क्या है, 8 है बस्ती दोष। तो क्या है देखो, अश्व दीर्घ तनु स्थूल जीर्ण शीतल बंधनम पार्श्व शीतम तथा वक्रम अष्टो नेत्राणी वर्जित, मतलब ऐसे ये चीज है ना, अगर ऐसे हैं बस्ती नेत्र तो ये वर्जित है, मतलब इनसे बस्ती नहीं देनी है आपको, अकॉर्डिंग टू जो संहिता में बताया है वैसा रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए बस्ती देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं कि अति छोटा होगा तो जहां पे औसत पहुंचनी चाहिए थी वहां पे नहीं पहुंचेगी, अप्रत्यय मतलब औसत पक्वाशय तक नहीं जाएगी। तो इसके मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, वे अपन ने ऐसा लिया तो क्या हो सकता है, दीर्घ लिया, अगति, औसत का ऊर्ध्वगमन, मतलब बड़ा है अपने, तो दोष औसत का ऊर्ध्वगमन, जितना अपन को प्रेशर लगाना चाहिए था, देखो बड़ी है तो प्रेशर बैठेगा नहीं, तो ये औसत ऊपर की ओर आ जाएगी, कहने का मतलब या तो पुटक की तरफ वापस से आ जाएगी प्रेशर बना के, अंदर नहीं जाएगी, या फिर ज्यादा पुटक से ऊपर की मतलब मुक्के मार की ओर चली जाएगी। तनु रहेगा तो क्षोभ, गुदा में क्षोभ रहेगा, मतलब पतला रहेगा तो गुदा में क्षोभ करेगा, मोटा रहेगा तो कर्षण करेगा, मतलब गुदा में खिंचाव करेगा। ठीक है, गुदा यानी एनस। शीतल बंधन है, अगर मान लो कि इस ढंग से पुटक को नहीं बांधा है तो औसत बाहर निकल जाएगी, मतलब स्राव हो जाएगा। छिद्र, पार्श्व में छिद्र है, मतलब जैसे पार्श्व में छिद्र है तो गुद पीड़ा, बस्ती द्रव का बाहर निकलना, कहने का मतलब ये है कि मान लो अपन ने ये गुदा में अपन ने प्रवेश कराया बस्ती नेत्र, तो ये बगल में से निकल रही है, तो ये क्या करेगा, बस्ती द्रव बाहर निकला तो गुदा में पीड़ा करेगा। फिर है वक्र गति, गति जी मतलब औसत का सीधा, अब ये टेढ़ा है, मतलब कि बस्ती नेत्र टेढ़ा है तो औसत सीधा न प्रवेश होगा, मतलब वो वक्रता में जाएगा। और जीर्ण मतलब क्षण, मतलब गुदा कट जाएगी। तो नुकसान क्या है ये भी आपको पता होने चाहिए, बस्ती नेत्र के दोष क्या हैं और दोष से क्या नुकसान होगा ये आपको पता होना चाहिए। डेट्स क्लियर, आई होप आपको ये मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अब बात करते हैं बस्ती पुटक, अपन ने बस्ती नेत्र बात किया, बस्ती पुटक की बात होगी। ठीक है, बस्ती में दी जाने वाली औसत को जिस भाग में रखा जाता है, जो संकोच प्रसरणशील थैली होते हैं उसे बस्ती पुटक कहते हैं। प्राचीन काल में इसे पशुओं के मूत्राशय से बनाया जाता है, आजकल ये रबर अथवा प्लास्टिक का बनाया जाता है। बस्ती पुटक में औसत भरकर इसे बस्ती नेत्र के अग्र भाग से कणिका से जोड़कर धागे से अच्छी तरह बांध देते हैं। बस्ती देते समय बस्ती पुटक को समान दाब से लगातार अल्प
वस्त्र द्रव्य पुटक में शेष रहने तक दबाकर बस्ती दी जाती है। आप समझो कि भाई ये अपना बस्ती नेत्र मैंने बनाया, मान लो कि ये मैंने बस्ती नेत्र बनाया, ठीक है, ये अपना बस्ती पुटक है, ठीक है, इसमें औषधि भरी है, तो ये पुटक की बात कर रहा है ये। तो बस्ती में दी जाने वाली औषध को जिस भाग में रखा जाता है, तो संकोच व प्रसरण, मतलब ये जो संकोच ये है ना, ये संकोच व प्रसरण थैली, उसे बस्ती पुटक कहते हैं। प्राचीन काल में ये मतलब यूरिनरी ब्लैडर लिए जाते थे। पहले प्लास्टिक कहाँ थी, अभी तो यूज होने, लेकिन पहले प्राचीन काल की बात हो रही है। तब जो मरे हुए पशु थे उनके मूत्राशय ब्लैडर निकाल के उनसे यूज किया जाता था। आजकल रबर और प्लास्टिक होता है। बस्ती पुटक में औषध बगी से बस्ती नेत्र के अग्रभाग, मतलब जो होता है ना मूल भाग, इस पे इसको बांध देते हैं कर्णिका। 2 कर्णिकाएं होती हैं, ये दोनों कर्णिका पे इस पे बांध देते हैं इसको, है ना, और धागे से अच्छे से बांधे ताकि औषध द्रव्य बाहर ना निकले। धागे से अच्छी तरह बांध दिया। बस्ती देती समय बस्ती पुटक को समान दाब से, अब धीरे धीरे इसको दबाओ, ऐसे नहीं कि एक साथ दबा दिया, नहीं, आराम से प्रेशर, मतलब एक प्रेशर से इसको दबाओ। अल्प बस्ती द्रव पुटक में जब थोड़ा सा द्रव रह जाए, मान लो इसको दबाते दबाते सिकुड़ गया, मतलब सिकुड़ गया और थोड़ा सा द्रव रह गया, तो उसको थोड़ा सा रहने दो। जैसे कि अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको एक दाब से दबाते हैं और थोड़ा सा इंजेक्शन में कुछ लिक्विड या मेडिसिन जो मतलब लिक्विड द्रव जो मेडिसिन है जो इंजेक्शन की, वो थोड़ा सा रख देते हैं, पूरा उसको खाली नहीं करता ताकि उसमें कोई हवा ना चली जाए अंदर, इसलिए अपन ध्यान रखते हैं। वैसा का वैसा सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। दबाकर बस्ती दी जाती है। अब बस्ती पुटक के भी आज दोष हैं, कौन कौन से देखो। तो बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक के दोष कितने हैं, 8 तो ये आपको याद होने चाहिए। ये कहां पे मिलेंगे आपको, चरक सिद्धि 5वां और छठा, चरक सिद्धि 5वें का चैप्टर का 6-7वां श्लोक है, ठीक है। चरक सिद्धि 5 का 6-7वां श्लोक है, क्लियर। पहला है विषम मासल, पहला विषम मासलम, दूसरा मासल, छिन्न, तीसरा छिन्न हो गया, चौथा स्थूल हो गया, 5वां जालिका हो गया, छठा वातला हो गया, 7वां स्निग्ध हो गया और 8वां क्लिन्न हो गया। तंत अष्टो वस्ती न कर्म सुवर्जित, मतलब ये 8, अगर 8 दोष हैं वस्ती के पुटक में तो उनको त्याग देना चाहिए, उनको यूज लेना नहीं चाहिए। क्या क्या आप समझते हैं। पहली बात, विषमाकार, मतलब विषम आकार कहने का मतलब कि विषम आकार का मतलब कि भाई जैसा होना चाहिए था ना मूत्राशय, वैसा गोल सा एकदम वैसा वैसा नहीं है, अलग आकार का है, ठीक है। तो गति वैषम हो जाएगी, मतलब औषध की गति विषम हो जाएगी। जैसे अपन मान लो कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे इसको बांधना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे हो गया। अब इसको दबाएंगे ना तो औषध की गति विषम हो जाएगी, क्योंकि अपन यहाँ से दबाएंगे तो औषध नीचे आ जाएगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ से दबाएंगे तो औषध ऊपर चलेगी, यहाँ पे जाएगी नहीं, नेत्र में नहीं जाएगी, तो ये गति वैषम हो जाएगा। ओके। दूसरा है माशल्य। अब मान लो कि अपन ने ये माशल्य क्यों आया, आपको पता है कि पहले मूत्राशय ब्लेडर यूज लिए जाते थे मृत पशुओं के, तो ये माशल विशस्त्र, मतलब कच्चे मांस की गंध आएगी उसमें से। अब मांस लगा हुआ होगा उस मूत्राशय के तो वो वहां पे गंध आएगी, तो वो उसको अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए था, लेकिन आजकल ये सिचुएशन आती नहीं है क्योंकि अब तो प्लास्टिक का यूज होता है। ओके। तीसरा है छिन्न, छिद्र युक्त होने से औषध, मतलब ये जो अपन ने बस्ती पुटक लिया या कोई प्लास्टिक का लिया, किसी का भी लिया, अगर इसमें छिद्र होगा तो औषध बाहर निकल जाएगा ना, तो इसमें छिद्र नहीं होनी चाहिए। चौथा स्थूल, स्थूल में क्या आएगा, दौर्गिन्य, मतलब स्थूल कठिनता से हाथ में पकड़ी जाए। दुग्राह्य कहने का मतलब है दुग्राह्य, मतलब मोटा होगा ना तो दुग्राह्य मतलब ग्राह्य, ग्रहण करने में मतलब उसको दबाने में बहुत परेशानी है। स्थूलता होने से कठिनता से हाथ में पकड़ जाना, कहने का मतलब ये है कि अब दुग्राह्य मतलब कि ग्रहण अच्छे से नहीं होगा। जो डॉक्टर है या फिर जो थेरेपिस्ट है जो बस्ती लगा रहा है उसके हाथ में कठिनाई से आएगी, क्योंकि मोटा है, पूरी तरीके से दब नहीं पा रहा, तो ये हाथ में नहीं पकड़ पाएगा ढंग से। फिर है अगला जालिका, जालिक, ओके, मतलब जाल युक्त, जालिका यानी जाल युक्त। निस्राव, सिरा जाल युक्त होने से स्राव अधिक, कहने का मतलब ये है कि अपन ने एक बात ध्यान रखो कि ये प्राचीन काल की बात चल रही है कि मूत्राशय यूज होते थे, तो वहां पे सिरा धमनी उसमें रहती थी मूत्राशय में, तो वो सिरा जाल युक्त रहने से स्राव अधिक, तो वो रहेंगे ना तो उनके माध्यम से स्राव होने लग जाएगा, तो वो भी एकदम क्लियर होनी चाहिए। वातला मतलब क्या रहेगा, फेनिल, वात युक्त होने से बस्ती में फेन भरा रहेगा, मतलब अगर मान लो कि हवा भरी हुई है उसके अंदर,
जैसे कि ये बस्ती पुटक है, इसके अंदर हवा भर गई तो क्या है, झाग बनने लग जाएंगे, स्निग्ध। तो हवा नहीं होनी चाहिए। कभी अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी हवा निकाल देते हैं ना, वैसा का वैसा ध्यान, जैसे अपन इंजेक्शन लगाते हैं वैसा ध्यान रखो कि इंजेक्शन वाला सिस्टम है एक तरीके से पूरा। स्निग्ध, च्युत, मतलब स्निग्ध होने से हाथ में गिरने का भय। अगर मतलब ज्यादा स्निग्ध होगा तो जो बस्ती पुटक है वो हाथ से निकल जाएगा, छूट जाएगा। मतलब च्युत यानी छूट जाना एक तरीके से, मतलब कभी कभी चीजें छूट जाती है ना, हाथ से चिकनी थी, वही पकड़ा नहीं है, वैसा कुछ हो गया। क्लीन, मतलब आर्द्रत्व मतलब गीली, हाथ में धारण नहीं हो रही, ये भी गीली है, ढंग से गीली, गीला ज्यादा रहा, क्लीन रहा, कीचड़ युक्त रहा तो फिसलेगी हाथ से, वही एक तरीके से। मतलब ये 8 क्या है, बस्ती पुटक के दोष हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब है मॉडिफाइड टूल्स फॉर बस्ती कर्म। अब मैं आजकल के मॉडर्न जमाने में क्या होता है भाई, एक तो होता है एनिमा सिरिंज यूज होते हैं, जो प्लास्टिक की सिरिंज होती है, यूज फॉर स्नेह अनुवासन और मात्र बस्ती। क्यों? क्योंकि इसमें सिरिंज और एनिमा सिरिंज है, प्लास्टिक सिरिंज है, यूज फॉर स्नेह अनुवासन, क्योंकि क्वांटिटी जो डोज होती है वो कम होती है, 20 ml 30 ml 40 ml इतना ही होती है, तो सिरिंज से काम चल जाता है। कैथेटर, रबर कैथेटर होते हैं, यूज्ड फॉर स्नेह अनुवासन और मात्रा बस्ती। ठीक है, नेत्र नलिका जो कैथेटर होते हैं ना, वो भी एक तरीके से किसमें यूज होते हैं, अनुवासन में और स्नेह में, क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है। और है एनिमा पोर्ट, प्लास्टिक मेड एनिमा पोर्ट यूज फॉर निरू बस्ती। यहाँ पे कंटेंट ज्यादा होता है, जो जो बस्ती लगानी जाती है उसको, इसलिए एनिमा पोर्ट के माध्यम से इसको लगाई, ये यही काम होता है मोस्टली आजकल। ये जो बस्ती पुटक है, मूत्राशय वाला काम था वो पुराने जमाने में होता था, आजकल इन तीनों से ही काम हो जाता है। मतलब मॉडिफाइड टूल्स हैं, या तो एनिमा सिरिंज ले लेते हैं, कैथेटर ले लेते हैं, या एनिमा पोर्ट ले लेते हैं, इन तीनों से अपना काम हो जाता है अच्छे से, और हाइजेनिक मेंटेन तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ बस्ती, ये अपना अच्छे से करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।